ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये सांप नेवले की लड़ाई है बाहर, और यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं जिसे एक कहावत होती है ना, शब्दशः न लिया जाए मगर एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक। 1990 के दशक में जो भारतीय भाषाएं थी, जिसमें हिंदी, चाहे गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, इन सब में देखिए तो एक अलग प्रकार का विचार, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद एक दूसरे विचार को स्थान मिलने लगा। मगर अंग्रेजी मीडिया, जिसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश मीडिया है, उसमें 2014 से पहले तक एक ही विचार का वर्चस्व था। तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मीडिया, इट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। कि दूसरा विचार भी सुन लो भाई। अब वो दूसरा विचार मुझे सहन नहीं हो रहा है, ये वो सामंतवादी मानसिकता है कि जो मैंने बोला इसके अलावा दूसरी बात आपने बोल कैसे दी। सुनना तो सिर्फ मेरी बात को चाहिए, दूसरे विचार को नहीं सुनना चाहिए। अब इस कारण से, अच्छा दूसरा, अब क्या करें, वो नियंत्रण जो बना, इसमें सिर्फ भाजपा का कारण नहीं है, एक टेक्नोलॉजी का भी कारण है। एक दौर था, अब मैं चूंकि आप लोग यहां पत्रकारिता जगत में बैठे हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक रूसी पत्रकार था यूरी बेजमेनेव, 60 और 70 के दशक में भारत में रहता था। मूलतः वो KGB का एजेंट था। वो कनाडा डिफेक्ट करके चला गया और उसके बाद उसने कैनेडियन टेलीविजन चैनल को जो इंटरव्यू दिया है, पूरा लिखा है कि मीडिया उस जमाने में कैसे नियंत्रित होता था। एक एक चीज नियंत्रित थी कांग्रेस के रिजीम में। और मित्रोकिन्स आर्काइव, KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, अभी जिस ढंग के डीक्लासिफिकेशन हो गया है इंटेलिजेंस की, उसमें वो यहां तक, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है, कांग्रेस को आपत्ति है तो मुकदमा दर्ज करे जाए, उसमें लिखा कांग्रेस पार्टी को पैसा आता था, सीधे KGB से पैसा आता था। तो मीडिया पे एक, और उसने एक और बात भी लिखी है, उसने कहा कि हमें जो मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट दिया गया था, आप लोग जाके इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, उसके रेफरेंसेस इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वर्ड था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के 4 हिस्से उसने बताए। उसने कहा पहली स्टेज में हमें समाज में, दिमाग में बात भरनी थी कि तुम्हारी धर्म, संस्कृति, विचार सब गलत है। उसने कहा फर्स्ट स्टेज वाज द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। जब डिमोरलाइजेशन, उसने कहा हम फेक इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, जो मुद्दा नहीं है मगर मुद्दा क्रिएट करना है। क्या मुद्दा क्रिएट करना? भाषा पे लड़ाना है, उत्तर दक्षिण पे लड़ाना है, तमिल और हिंदी को लड़ाना है, सवर्ण और दलित को लड़ाना है, हिंदू और सिख को लड़ाना है, तमिल आइडेंटिटी अलग क्रिएट करनी है। उसने कहा उसके बाद नेक्स्ट स्टेज वाज स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन से स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब उन मुद्दों को लेकर जगह जगह आंदोलन खड़े करने हैं, और जब वो आंदोलन प्रखर हो जाए तो कहता है थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करके सत्ता कैप्चर करनी है। एंड थर्ड स्टेज वाज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो उनके रिजीम में तो ये होता रहा था। वो एक छत्र कंट्रोल जो था वो अब समाप्त हो रहा है। अब क्या हो गया देखिए, पहले अखबारों पर नियंत्रण था। उसने लिखा है कि कैसे अखबार पर नियंत्रण होता था। उसने कहा सरकार से हम पुरस्कार दिलवा देते थे, उसके बाद अखबारों में जो हमारा कंट्रोल था वो उनकी प्रशंसा में बहुत सारी चीजें लिख देते थे, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस उनको इनवाइट कर लेते थे, फिर हम उनको विदेश बुलाते थे, फिर उसका महिमा मंडन करते थे। अब क्या बताएं, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आ गया, अब तो किसी का नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत सारी बातें आपत्तिजनक भी लिखी जाती हैं, मैं ये भी नहीं कहता सारी बातें सही हैं, बहुत सारी बातें गलत भी लिखी जाती हैं, परंतु इस कम्युनिकेशन बूम ने एक काम तो कर दिया कि अगर आप वास्तविकता में ईमानदार हैं और 2-2.5 घंटा लगा दें केवल नेट पे बैठ के, तो 80 से 90% आप सच्चाई के पास पहुंच सकते हैं, जितनी भी इधर उधर की न्यूज हो। तो अब उस चीज को रोकना मुश्किल हो गया। तो वो छटपटाहट है कि जो मेरा नियंत्रण था वो खत्म हो गया है। फलक खुदा का मुल्क बादशाह का, हम बादशाह का मुल्क नहीं रह गया है। मगर जो लोग अभी भी बादशाही से चलाना चाहते हैं परिवारवाद के द्वारा, इनफैलिबिलिटी डिक्री, मतलब किंग इनफैलेबल होता था ना, वो तो आसमान से आसमानी ताकत लेके आता था। अब उनको छटपटाहट हो रही है, अब आसमानी ताकत नहीं रहेगी, जमीनी ताकत जनता के पास पहुंच गई। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जितना पढ़ा लिखा तो मैंने देखा कि तमिलनाडु में सनातन की एक बड़ी परंपरा रही है। शंकराचार्य से लेके रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन भी दक्षिण से इधर आया। लेकिन इधर बहुत दिनों से एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है वहाँ के स्थानीय पार्टियों की तरफ से भी, खासकर कांग्रेस की भी तरफ से भी, जो है सनातन को लेकर जो लगातार वहाँ बातें की जा रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात कहूँ, कांग्रेस के नेता जाते हैं फिलिस्तीन की एम्बेसी में, फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम समाज को उनसे जोड़ने की बात करते हैं। मतलब देखिए कितनी मज़ेदार बात है। मुसलमानों को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो,
और हिंदुओं को जाति और उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो। बहुत क्लियर एजेंडा है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तमिल और उत्तर भारत में तोड़े रहो, फिर कहो इसकी ये जाति इतनी संख्या ये बताओ, मगर उनको न सिर्फ जोड़े रहो, टर्की और फिलिस्तीन से भी जोड़े रहो। अब जो ये एजेंडा की जहाँ तक बात है, कारण और कुछ नहीं है। भारतीय समाज में अब जो जो एजुकेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, लोगों को समझ ज़्यादा आई, तो झूठ का पर्दा टूट रहा है। अब उस चीज़ को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक छटपटाहट है कि किसी प्रकार हम उस डिवीज़न को बना के रखें। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरा अपना अनुमान है कि जो तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु की सरकार क्यों कर रही है। आप याद करिए, बिहार में 24 अक्टूबर 1990 को जब अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया था? रथ यात्रा को जो सपोर्ट मिल रहा था, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को लगा क्रश कर दो, ऐसा ना हो ये उभर जाए। उसके बाद क्या हुआ? हम उभर के आए और 15 साल नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। मुलायम सिंह ने गोली क्यों चलवाई? उनको भी लगा, अरे राम मंदिर आंदोलन खड़ा हो रहा, क्रश कर दो। और मैं तो कहूंगा कि आपके तो पुराने संस्करण मौजूद होंगे जागरण के, निकलवा के देखिएगा क्रश किस सीमा तक किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी। भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। मुझे इसलिए याद है कि बीबीसी तक ने ये बात बोली थी, मैं बीबीसी कोट कर रहा हूं, जिसको वो लोग ब्रह्म वाक्य मानते थे, कि 42 के आंदोलन में भी ऐसा नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 48 घंटे के लिए शहर को, मतलब प्राइवेट गाड़ी भी नहीं जा सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी जा सकती है। प्राइवेट फोन से बात नहीं हो सकती बाहर, सिर्फ सरकारी फोन से हो सकती। मगर परिणाम कुछ और हुआ। फिर आप याद करिए गुजरात में क्रश कर दो, परिणाम कुछ और हुआ। हुबली की घटना, कर्नाटक, क्रश कर दो, 2008 में सरकार आ गई। तो हो सकता है, मैं मानता हूं कि तमिलनाडु की सरकार वहां पे है, उसे एहसास हो रहा हो कि अंदर अंदर कोई चीज उभर रही है, तो उसे क्रश करने का प्रयास हो। और इसे कोई अन्यथा ले सकता, किसी ज़माने में धर्म और मजहब के नाम पे देश को तोड़ा और एक हिस्सा मिल गया तो उससे खुश। आज जात के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे 10-12 टुकड़े कर लो, एक आध टुकड़ा मिल जाएगा तो हमारी सत्ता के लिए काफ़ी है, वो सोच है। आप लोगों के ऊपर लगातार आप बोलते और वैसे मैं एक और बात बता दूं, जो बहुत से लोग तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी कम रखते हैं उत्तर भारत में, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो तमिल संस्कृति में सबसे जो श्रद्धेय माना जाता है काव्य, वो है थिरुकुरल, जो संत थिरुवल्लुवर ने लिखा। थिरुकुरल में 1330 पद हैं और वो 3 चरणों में विभाजित है। और वो 3 चरण क्या हैं? अरम, परुल और काम। ये जानते क्या है? धर्म, अर्थ, काम। तीसरे का नाम काम तमिल में भी है, काम संस्कृत में भी है। एग्जैक्टली वही जो संस्कृत के धर्मशास्त्र में लिखा है, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में, धर्म, अर्थ, काम। मगर उसे दिखाना नहीं है, लड़ाना है। हमें उसमें खोजना है कि लड़ाई किस ढंग से की जा सके। बहुत सी ऐसी बातें वो विषय है। मगर मजे की बात यह है कि उदयनिधि के बाबा करुणानिधि रामानुजाचार्य को सेलिब्रेट करते थे, उनकी फिल्म भी उन्होंने बनाई, उसको सेलिब्रेट करते थे। और रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, जो पूरे उत्तर भारत तक माना गया, मगर ये उनके खिलाफ समझ में नहीं आता है कि ये कहानी क्या है, कौन सा वायरस है।